नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। बात आईटी के शिकंजे में कसते जा रहे सितारों की। टैक्स चोरी मामले में अब फिल्म सितारों पर आईटी का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। आयकर विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, विकास बहल और तापसी पन्नू के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। इनकम टैक्स विभाग को यह जानकारी मिली कि फैंटम फिल्म्स में टैक्स की चोरी हुई है। इनकम टैक्स के अफसर फैंटम फिल्म से जुड़े दफ्तरों में छापेमारी कर रहे थे और दस्तावेजों की पड़ताल करते रहे। कल सुबह शुरू हुई छापेमारी देर शाम तक चलती रही। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी आज भी जारी रह सकती है। इसके अलावा केआरआई टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तरों पर भी आयकर विभाग के छापे पड़े। ये कंपनी तापसी पन्नू के कामकाज को संभालती है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से आयकर विभाग के अधिकारियों ने पूछताछ की है और दोनों से यह पूछताछ पुणे के एक होटल में हुई है, जहां अधिकारियों ने उनसे टैक्स चोरी के मामले में कई सवाल किए हैं। शूटिंग के सिलसिले में फिलहाल अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पुणे में हैं और इसलिए अधिकारी पुणे पहुंचे और इन दोनों से पूछताछ की गई। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक छापे के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेजों की जांच की गई है। टीम ने अब तक कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने कब्जे में भी ले लिए हैं और उसकी पड़ताल की जा रही है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप का लैपटॉप जब्त कर लिया है। दोनों के सभी फोन भी अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिए। इसके अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अपने कब्जे में लेकर पड़ताल के लिए ले गए। इनकी अब जांच पड़ताल आगे की जाएगी। इसके अलावा आयकर विभाग का दावा यह है कि छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं और उससे इन पूरे आरोपों की अब तफसील से जांच पड़ताल होगी। इसके अलावा पीआर एजेंसी क्वान टैलेंट मैनेजमेंट के दफ्तर में भी इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। मधु मंटेना की कंपनी क्वान के दफ्तर पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की है। टैक्स चोरी के आरोप में यह छापेमारी की गई है। क्वान के 4 अकाउंट सील कर दिए गए हैं। क्वान टैलेंट कंपनी फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी सेलिब्रिटी का पीआर देखती है। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स की जांच कई और बड़ी सेलिब्रिटी तक भी पहुंच सकती है। और ऐसे में जबकि कई नामचीन हस्तियां अब आयकर विभाग के रडार पर हैं, अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विकास बहल, मधु मंटेना से जुड़े कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है और आज भी आगे की पूछताछ संभव है। और इस बेहद अहम खबर पर नजदीक से नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता इस वक्त तापसी पन्नू के घर पर मौजूद हैं और अनुराग कश्यप के घर के बाहर मौजूद हैं पारस दामा। लेकिन विवेक, जो सबसे बड़ी बात कि क्या कल तमाम पूछताछ के बावजूद संतुष्ट नहीं है आयकर विभाग और आज भी पूछताछ हो सकती है? बिल्कुल ठीक है प्रशांत, आपने देखिए तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप इसमें शूटिंग के सिलसिले में पुणे में है और यही वजह है कि इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की एक टीम पुणे में भी गई थी और एक 5 सितारा होटल में बाकायदा उनसे कल घंटों पूछताछ की गई थी। क्योंकि प्रशांत ये बताना चाहेंगे कि जो आईटी की जब भी छापेमारी होती है तो बहुत ही टेक्निकल वे में ये छापेमारी होती है। काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आईटी को खंगालने पड़ते हैं और आईटी के अधिकारी जिस घर में छापेमारी होती है, जिन घरों के घर में छापेमारी होती है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स मांगते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं और जो कमाई होती है उसका पूरा ब्यूरो मांगते हैं। तो यही वजह से कि जो कल उनसे पूछताछ हुई थी, पूछताछ करने के बाद इनकम टैक्स के अधिकारी आज एक बार फिर से तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन हम आपको वो बिल्डिंग दिखाना चाहेंगे मुंबई के गोरेगांव इलाके में इंपीरियल हाइट्स की इसी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर इनकम टैक्स की रेड हुई थी और तापसी पन्नू घर पर नहीं हुई थी, लेकिन इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं उनके घर पे गए थे। उनके घर पे जो बाकी लोग थे उनकी परमिशन के अंदर जाने के बाद बाकायदा उन्होंने जो पूरे घर को सर्च किया, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी वहां से इनकम टैक्स के अधिकारी ले गए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था तापसी पन्नू का स्टेटमेंट। जब तापसी पन्नू को पता लगाया गया तो पता चला कि वो फिल्म की शूटिंग के लिए पुणे में है, अनुराग कश्यप भी साथ में है। तो दोनों को वहीं पर एक 5 सितारा होटल में पूछताछ की गई है। साथ ही साथ जो तापसी पन्नू को जो पीआर हैंडल करती हैं उस एंटरटेनमेंट जो एजेंसीज हैं वहां पर भी छापेमारी की गई है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि जो कमाई जो पेमेंट्स आते हैं उसका शेड्यूल क्या है, कमाई का जो ब्यूरो है वो क्या है और टैक्स वो कितना भरती है। क्योंकि सबसे बड़ा जो आरोप लग रहा है टैक्स इवेशन का मतलब होता है टैक्स चोरी का।
किसी आधार पर इनकम टैक्स से छापेमारी की है और तमाम दस्तावेज इकट्ठा कर रहे हैं कि कहीं जो तापसी पन्नू ने टैक्स चोरी की है तो कितने की है और उनके ऊपर क्या जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है और विवेक, इन्हीं तमाम आरोपों के तहत ये तफ्तीश भी चल रही है। अनुराग कश्यप के घर के बाहर पारस दामा हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। पारस, क्या पता चल रहा है? अनुराग कश्यप से तो पूछताछ पुणे में हुई है कल, क्या आज एक बार फिर इनके घर पर टीम आ सकती है, कुछ दस्तावेज खंगाल सकती है? क्या और जानकारी मिल पा रही है? जी प्रशांत, पूरी संभावनाएं हैं कि आज भी जो टीम है वो अनुराग कश्यप के घर आ सकती है। कल सुबह 6 बजे जो है टीम यहां पहुंची थी। आईटी की 4 जो है अधिकारी थे जो यहां पहुंचे थे। सुबह 6 बजे से ये रेड जो है की गई थी और 6 बजे के बाद शाम को 5 बजे यही वो इमारत है, ग्रैंड रेसिडेंसी नाम है इस इमारत का, यहाँ पे आए थे। इसी के 8वें फ्लोर पे अनुराग का घर है और ऑफिस भी है फैंटम फिल्म्स का। तो यहाँ पे सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पूरी जो कार्रवाई थी वो आईटी की चली थी और आज भी पूरी संभावनाएं हैं कि अनुराग के घर पे जो है ये लोग आ सकते हैं और दस्तावेज जो है वो खंगाल सकते हैं, साथ ही साथ आगे की कार्रवाई भी कर सकते हैं। पूरा मामला जो है अब वहां आके फंस गया है जहां पे फैंटम फिल्म्स, पहले आपको बता दूं, फैंटम फिल्म्स के जो 4 पार्टनर्स थे वो 2018 में जो है वो अलग हो गए थे। 2018 में अलग होने के बाद जो है आईटी का मानना ये है कि जो टैक्स या प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट होने के बाद जो टैक्स जो होता था वो चोरी करने के बाद ऐसी 3 कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया था जिसमें अनुराग कश्यप की नई प्रोडक्शन कंपनी बैड एंड गुड फिल्म्स, मधु मंटेना की क्वान और आदित्य मोटवानी की आंदोलन फिल्म्स में जो है ये पूरा पैसा इन्वेस्ट किया गया है। इसी के चलते जो है ये पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और आज भी संभावना है जहां पे पुणे में अनुराग और तापसी से दोनों से बातचीत की जा सकती है और दोनों से जो है इस बारे में ब्यौरा लिया जा सकता है। और ये बड़ी खबर है कि जो कल भी पूछताछ हुई है, पड़ताल हुई है, उसके बावजूद आज भी ये पूछताछ आगे जारी रह सकती है। कई और अहम सवाल जवाब किए जा सकते हैं अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू और इस पूरे मामले में जुड़े हुए तमाम आरोपियों से। लेकिन सिर्फ यहीं तक ये मसला नहीं रुक रहा, अब इस पूरे मामले में सियासत भी गरमाने लगी है। मुंबई में आयकर विभाग के छापे के बाद अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सीधे हमला बोला है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने बदले की भावना से की गई इस कार्रवाई का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है। अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू ये अपने आप में विख्यात हैं कि सरकार के खिलाफ ट्वीट करते रहे हैं, अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन का भी समर्थन उन्होंने किया है। और आज दुर्भाग्य की बात है कि आज उनके घरों पे, कार्यालयों पर इनकम टैक्स के छापे डाले गए हैं और सरकार ये स्पष्ट संकेत देती है, स्पष्ट इन्होंने संदेश दिया है कि जो हमारे साथ है वो मौज करें और जो हमारे साथ नहीं है, जो हमारे खिलाफत करते हैं, वो हर परिणाम को भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। कांग्रेस अब हमलावर है केंद्र सरकार पर कि आखिर जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है उस पर बदले की भावना से यह कार्रवाई की जा रही है। विवेक, लेकिन क्या महाराष्ट्र की सियासत, जहां साझा सरकार कांग्रेस के साथ शिवसेना की चल रही है, वहां की सरकार की भी कुछ ऐसी ही राय है और क्या इस मुद्दे पर वहां भी सियासत गरमाई हुई है? बिल्कुल प्रशांत, देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल जो रिएक्शन है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका कहना है कि ये सब है पूरी प्लान तरीके से। लेकिन ये आपको बताना चाहिए कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होती है एक सेंट्रल एजेंसीज होती है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है। जब उन्हें लगता है कि कोई टैक्स चोरी कर रहा है या फिर टैक्स चोरी का मामला उनके पास आता है तो उनके पास पूरा अधिकार होता है कि किसी भी इंडिविजुअल के तहत, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो, उनके घर और दफ्तर पर छापेमारी कर ये जांच कर सकते हैं कि वो टैक्स चोरी करने के जो आरोप लगे हैं उसमें सही है या गलत। सारे दस्तावेज भी चेक कर सकते हैं। यही वजह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कल अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घर और दफ्तर में छापेमारी की। लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है वो सिर्फ एलिगेशंस लगा रही हैं कि ये जो सेलिब्रिटीज थे उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया था, इसी वजह से ये जो रेड हुई है। लेकिन ये जो राजनीतिक है वो अलग पैटर्न पर है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एलिगेशंस लगाते रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो राजनीति में चलता रहता है। लेकिन मैं आपको फिर से बोला कि इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट एक सेंट्रल एजेंसीज है, इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, उनको अगर लगता है कि टैक्स चोरी का मामला सामने आया है और पैसे की जांच करनी चाहिए और जो टैक्स चोरी हो रही है उसकी जांच करनी चाहिए, तो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी किसी के घर भी छापेमार कर सकती है अगर उसका प्रूफ हो, चाहे वो इंसान कितना बड़ा हो या कितना छोटा हो। लेकिन उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पूरा पावर होता है कि वो पूरा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, बैंक डिटेल्स देख सकते हैं, लेजर अकाउंट देख सकते हैं और ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि जो आरोप टैक्स चोरी के लगे हैं वो सही है या गलत। तो इसी आरोप के तहत ये पूछताछ हो रही है और पड़ताल भी हो रही है। लेकिन सियासत गरमाई हुई है और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि उत्तर भारत में भी। और इसी कड़ी में आरजेडी नेता
तेजस्वी यादव ने आयकर विभाग के छापे के बहाने सीधे केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सच बोलने वालों पर दबाव बनाया जा रहा है। बात को रखने का वो हमारा डेमोक्रेसी में राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन भाजपा के लोग जो हैं लगातार जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इसका दुरुपयोग करके अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे हैं। ये पूरा पॉलिटिकल वेंडेटा है और ये तो आप हर सेक्टर में जाइए, मतलब एक तानाशाह बैठा है, उसको अपने खिलाफ जो है, जो जनता की जो आवाज़ है उसको नहीं सुनना है। वो अपने मन मर्जी के हिसाब से सारी इंस्टीट्यूशन को जो है तबाह किए हुए। तो देश भर के राजनीतिक दल जो केंद्र सरकार की मुखालफत कर रहे हैं वो सीधे सरकार को घेर रहे हैं कि दबाव बनाने की ये एक सियासत है और कोशिश है। लेकिन पारस, जहां आप मौजूद हैं, अनुराग कश्यप का वो घर, राजनीति भले ही इस मुद्दे पर हो रही हो, लेकिन आधिकारिक तौर पर अनुराग कश्यप या उनसे जुड़ी कंपनियों की ओर से कोई बयान आ रहा है? वो इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? अभी तक जो है प्रशांत, कोई आधिकारिक पुष्टि जो है इनके पीआर की तरफ से या उनकी कंपनियों की तरफ से नहीं की गई है, क्योंकि आईटी जो है अभी तक रेड कर रहा है। क्योंकि जब तक आईटी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या प्रेस नोट नहीं आता है तब तक हम ये मान के चल सकते हैं कि अभी भी हर जगह पे आईटी की रेड जो है वो चल रही है। अगर अभी भी जो है अनुराग की टीम से हमने भी बात करने की कोशिश की, मगर उनकी तरफ से जो है कोई भी अपडेट या कोई भी बयान जो है वो नहीं दिया गया है। मगर हम ये आशा कर सकते हैं कि जैसे ही एक बार आईटी अपना काम पूरा कर लेगी, जल्द ही जो है अनुराग की तरफ से भी बयान आना संभव है और आईटी डिपार्टमेंट या आईटी अधिकारियों से भी बयान आना आ सकता है। यानी ये तफ्तीश लगातार जारी है और आधिकारिक तौर पर इंतजार है कि आखिर तफ्तीश के बारे में आईटी डिपार्टमेंट की ओर से सूत्रों से क्या खबर आती है और खुद जिनके यहां ये छापेमारी हो रही है वो क्या रिएक्ट करते हैं। लेकिन सियासत लगातार गरमाई हुई है। केंद्र सरकार आरोपों से साफ इनकार कर रही है और केंद्र की सहयोगी जेडीयू का कहना है कि आयकर विभाग किसी के भी दबाव में काम नहीं करती, बल्कि सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई कर रही है। या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को यह अधिकार है, अगर कहीं कोई सूचनाएं हैं तो निसंदेह छापे पड़ेंगे। अगर उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से अगर निर्मूल साबित होते हैं तो उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, अब तो राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर गर्मा रही है। क्या ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जिनके यहां छापेमारी हो रही है वो कोई रिएक्शन देंगे या देने वाले भी हैं इस पूरे मसले पर, कि वो कैसे देख रहे हैं इस पूरी कार्रवाई को? देखिए प्रशांत, एक बार आपको हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि जब भी कोई इनकम टैक्स की रेड किसी भी जगह होती है तो जब तक ये रेड चलती है तब तक प्रोटोकॉल के तहत कोई भी जिसके घर में रेड हो रही है ना ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर सकता है, ना ही कोई वो बात कर सकता है। एक ही नियम होता है, जब भी कोई सेंट्रल एजेंसी की रेड होती है तो वो सच किसी के टच में नहीं रहता। उनके सारे फोन्स, उनके सारे गैजेट, उनके जो सारे जो फ्रेंड लिस्ट के जो नंबर्स हैं वो सारे जब्त कर लिए जाते हैं और वो किसी के संपर्क में नहीं रहते और ना ही किसी से संपर्क कर सकते हैं। एक नियम होता है, जब इनकम टैक्स की रेड होती है तो जो जिस शख्स के घर पर रेड होती है उससे कोई भी बाहरी लोग संपर्क नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि माना जा रहा है कि इनकम टैक्स की जो रेड है वो अभी भी जारी है, अभी भी चल रही है और जब इनकम टैक्स की रेड पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि अनुराग कश्यप की तरफ से या फिर तापसी पन्नू की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाए। और यही विवेक सबसे अहम बात भी है कि आखिर इनके घर हो रही इस पूरी छापेमारी और तफ्तीश पर दूसरे लोगों के रिएक्शन तो आ रहे हैं, लेकिन जब ये तफ्तीश खत्म होगी ये क्या इस पर कहते हैं ये भी सबसे अहम होगा। लेकिन इस बीच ये सबसे अहम बात कि अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विकास बहल, मधु मंटेना से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। कल पुणे में अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू से पूछताछ भी हुई है, क्योंकि इस वक्त वो मुंबई में नहीं बल्कि पुणे में फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में हैं और इसीलिए एक होटल में इनसे पूछताछ की है। आयकर विभाग ने आरोप इन पर लग रहा है कि आयकर की चोरी की गई है। कई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी अपने कब्जे में आयकर विभाग ने ले लिए और उसकी पड़ताल की जा रही है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू इस वक्त पुणे में और माना यह जा रहा है कि यह पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है, आज भी इनसे पूछताछ हो सकती है और इस आयकर को लेकर हुई चोरी के आरोपों से जुड़े तमाम लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। पारस हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पारस, अब जो सबसे अहम बात है वो ये कि आखिर कैसे ये इन पर आरोप लग रहा है कि आयकर की चोरी की गई है,
क्या उस बारे में कोई और सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है? जी प्रशांत, बिल्कुल मैंने जैसे कि बताया 2018 में जो इनकी कंपनी थी फैंटम, जिस पे आरोप लगा है कि इन्होंने जो है वो कर चोरी किया है। 2018 में इनके जो 4 पार्टनर थे वो अलग हो गए थे। अलग होने के बाद आईटी का मानना ये है कि जो भी इन्होंने इस प्रोडक्शन हाउस से जितने भी फिल्मों से पैसे कमाए थे, जो भी प्रॉफिट हुआ था, उसको कर ना भर के इन्होंने जो है अपनी अपनी कंपनियां खोल ली, जिसमें से मधु मंटाना की क्वान कंपनी में भी कुछ इन्वेस्टमेंट होने की संभावनाएं हैं। अनुराग कश्यप का नया प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है गुड और बैड फिल्म्स, उसमें भी इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। और एक और प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है आंदोलन फिल्म्स, उसमें भी इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। तो आईटी का कहना यह है कि शायद जो है ये जो कर चोरी हुई है, इस कर चोरी के जो पैसा आया था वो सारा पैसा इन नई कंपनीज को सेटअप करने में लगाया गया है। इसी के लिए जो है इन लोगों ने विकास बहल हो गए, अनुराग कश्यप हो गए, मधु मंटेना हो गए, इन सारों के घर पे छापेमारी की है, दफ्तरों में छापेमारी की है, और इसी के तहत जो है सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और ये इन्वेस्टिगेशन आज भी जारी रह सकती है, ये सबसे अहम बात है, क्योंकि कल दिन भर लंबे वक्त तक ये पूछताछ भी होती रही। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बंगाल चुनाव पर इस वक्त की ये बड़ी खबर, न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप के नेता आज सुबह 11 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। और आज शाह को बीजेपी मुख्यालय में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले ही होने वाली इस मुलाकात को अहम भी माना जा रहा है। एक दिन पहले ही बंगाल बीजेपी के नेताओं ने कोलकाता में बैठक की है, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया है, और अब जबकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, कैलाश विजयवर्गीय भी इसमें मुलाकात करने वाले हैं। दिलीप घोष के साथ वो मौजूद रहेंगे, यानी जिन पर जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की है, जो प्रभारी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये तमाम लोग इस बैठक में रहेंगे। और सबसे अहम बात ये कि जो कोलकाता में बैठक हुई है उसमें उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ है, और दिल्ली में आज जो बैठक होगी तमाम नामों पर विचार विमर्श के बाद उनके नाम फाइनल किए जा सकते हैं। दरअसल माना यह जा रहा है कि शुरुआत के 2 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर नामों को अंतिम रूप दिया जाना है, और इसीलिए भी नामों को तय किया जा रहा है उन राज्यों से जहां विधानसभा के चुनाव हैं। शुरू के 2 चरणों के लिए तमाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी होगा। कुछ राज्यों में एक ही चरण में है, जबकि पश्चिम बंगाल में 8 और असम में 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विक्रांत, कुछ नामों पर मंथन कर लिया गया है राज्य में, आज जो बैठक हो रही है क्या यह माना जाए कि लगभग अंतिम रूप दे दिया जाएगा उस सूची को? देखिए प्रशांत, आज कल जो है देर रात को बैठक चली थी असम कोर ग्रुप की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, और साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी उस बैठक में शामिल हुए थे। आज भी जो सीईसी की शाम को बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, उस बैठक से पहले एक बार बंगाल का जो कोर ग्रुप है वो जाकर के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेगा, और हो सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह भी उस बैठक में शामिल हों। और उसके बाद शाम को जो सीईसी की बैठक होगी, निश्चित तौर पर 2 दिन तक ये सीईसी चलेगी। आज 6 बजे से बैठक होगी और उसके बाद कल दोपहर को 1 बजे फिर से सीईसी की बैठक होगी। और ये माना जा रहा है कि पहले 2 चरण, असम और बंगाल के पहले 2 चरणों के नामों पर विचार इसमें किया जा सकता है, और कुछ नामों का ऐलान भी किया जा सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है पहले फेज के इलेक्शन में। तो पार्टी ये चाहती है कि नाम घोषित कर दिए जाएं ताकि उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के अपना चुनाव प्रचार का काम शुरू कर सके। यानी जो अहम बैठक होने वाली है कोर कमेटी की, उसमें यह सब तय किया गया है। क्या इस बात को भी और फिल्टर करने की कोशिश है कि सीधे आरोप यह ना लगे कि केंद्र से ही नाम तय हो गए कि किन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना है, इसलिए पहले प्रदेश कमेटी ने नाम तय किए हैं, अध्यक्ष के साथ बैठक में उसे फाइनलाइज किया गया है, और अब जो अंतिम बैठक होने वाली है वहां इस सूची को लेकर जाया जाएगा और अलग अलग चरण में इस पर तरीके से बातचीत होगी विस्तार से, ताकि कोई विवाद ना रहे। क्या इसी मंशा से तमाम बैठकों का दौर चल रहा है? देखिए प्रशांत, ऐसा नहीं होता कि ऊपर से नाम तय हो जाए। हर बार की तरह इसी बार भी बिल्कुल वही प्रक्रिया अपनाई गई है। जो राज्य की कोर कमेटी होती है वो पहले आपस में चर्चा करती है, और वो पहले 3-4 नाम शॉर्टलिस्ट होते हैं जो राज्य की कमेटी के पास आते हैं। उन नामों पर वो चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, और उसमें से 2 या 3 नाम हर सीट के बारे में लेकर के केंद्रीय नेतृत्व के पास आते हैं। और फिर जब सेंट्रल लीडरशिप के साथ बैठ करके जब बैठक होती है तो उन 2-3 नामों में से एक नाम पर मोहर लगाई जाती है। हालांकि चर्चा का यही तरीका
तरीका है और इसमें जो नाम जो नीचे से नाम आते हैं, क्योंकि अगर जो प्रदेश की कमेटी होगी उसके पास ज़्यादा अनुभव है, ज़मीन के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है और जो इलाके में सक्रिय नेता हैं जिनके पास विनेबल कैंडिडेट हैं उनके नामों पर चर्चा की जाती है। और हर सीट पर चूंकि 2-3 उम्मीदवार होते ही हैं हर राजनीतिक दल के पास, तो इसी तरह बीजेपी के भी हर सीट के 2-3 जो नाम होंगे वो कोर कमेटी में चर्चा करके ऊपर आते हैं और उन 2-3 नामों को लेकर के यहाँ पर राज्य की टीम जो है वो यहाँ केंद्रीय नेतृत्व के पास आती है। और फिर जब सीईसी की बैठक होगी, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य जब बैठते हैं तो उसमें से एक नाम को फाइनल विचार विमर्श करने के बाद, कोर कमेटी के मेंबर्स के साथ विचार करने के बाद उनमें से एक नाम पर अंतिम मोहर लगा दी जाती है। और बीजेपी की इसी परंपरा का पालन करते हुए ये बैठकों का सिलसिला चल रहा है और माना जा रहा है कि अब बहुत जल्द अपने उम्मीदवारों का नाम तय कर लेगी बीजेपी। जब प्रदेश इकाई लेकर आई थी नाम, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक, मंथन और अब केंद्रीय चुनाव समिति के साथ भी उन नामों को फाइनलाइज किया जा सकता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर पर अब सियासत गर्माती जा रही है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है कि टीएमसी की शिकायत के बाद इस मामले पर चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को रिपोर्ट तलब की है और टीएमसी ने सर्टिफिकेट में पीएम की तस्वीर के इस्तेमाल को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। और यह एक बेहद अहम बात भी है कि टीएमसी ने शिकायत की है और उसके बाद अब इस पूरे मामले में, जबकि प्रधानमंत्री की तस्वीर वैक्सीन सर्टिफिकेट पर लगी हुई थी, इसे लेकर अब सियासी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। टीएमसी ने सर्टिफिकेट में पीएम की तस्वीर के इस्तेमाल को लेकर के आपत्ति जताई है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन इसे माना है। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, अब टीएमसी सीधे तौर पर आपत्ति दर्ज करवा रही है कि आखिर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर के प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों लगी है, किस तरह की शिकायत, किस तरह के तर्क भी दिए गए? जी हाँ, बिल्कुल प्रशांत, टीएमसी ने शिकायत की है चुनाव आयोग से और जो टीएमसी की शिकायत है वो यह है कि कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों लगी हुई है। और इसका जवाब हम सीधे ले लेते हैं अर्जुन सिंह, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, बैरकपुर से सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उपाध्यक्ष हैं स्टेट बीजेपी के। सीधे हम इनसे बात कर लेते हैं। सर, जो टीएमसी है उन्होंने शिकायत किया है चुनाव आयोग में कि प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर कोरोना सर्टिफिकेट पर क्यों है। देखिए, ममता बनर्जी की सरकार जो है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, ये बहुत सारा कंप्लेन करेगी। अपने ऊपर पूरा बंगाल में दुआरे सरकार घूम रहा है, बोर्डिंग लगाया, करोड़ों रुपया का खर्चा किया है, उस पर इसको ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री, बंगाल में 5 जगह धरिए चुनाव हो रहा है, बंगाल है, असम है और 3 जगह और चुनाव हो रहा है। तो एक फॉर्मेट बना है जिसमें प्रधानमंत्री का फोटो देकर कोरोना वैक्सीन देने के बाद अब उसमें बंगाल में चुनाव आ गया तो उसको तुरंत हटा दिया जाए या हटाया जाए। मुझे तो नहीं लगता कि कोरोना वैक्सीन में देने से कोई चुनाव प्रभावित हो। कोरोना वैक्सीन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी बचाने के लिए उसमें एक कंप्लेन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन इस पर नज़र अगर दे रहा है तो ये भी हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। आज जैसे पेट्रोल पंप के लिए कहा जा रहा है, पेट्रोल पंप प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहाँ कहीं लगा हुआ है, तो मेरी प्रॉपर्टी में मैं कोई किसी का प्रचार रखूँ तो उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। या इलेक्शन कमीशन को हम तब इलेक्शन कमीशन ये घोषणा कर दे कि आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी किसी कहीं पर नहीं लगा सकते हैं। तो ये बंगाल में अभी चलेगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही कंप्लेन करेंगे, अपना जो कार्य है उस पर वो नहीं जाएंगे। दुआरे सरकार को लेकर जो पश्चिम बंगाल सरकार का है, टीएमसी का जो प्रोग्राम है, उसको लेकर क्या आप लोग चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे आचार संहिता को लेकर? ये चुनाव आयोग में शिकायत हम लोग ऑलरेडी करना शुरू किया। साइकिल बांट रहे हैं, ये कोई साइकिल बांटने का समय है। केंद्र सरकार का पैसा, SC ST कम्युनिटी का डेवलपमेंट का पैसा से ममता बनर्जी साइकिल बांटती है और वो साइकिल इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी बांट रही है। साइकिल मिले बच्चों को, लेकिन साइकिल अच्छी मिले, हम ये चाहते हैं। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट में जो नियम है सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी यहाँ सिर्फ 1 वे ट्रैफिक है। थोड़ी देर बाद जो पश्चिम बंगाल कोर ग्रुप की जो मीटिंग होगी वो JP नड्डा से होगी। टिकट वितरण को लेकर किसको कहाँ टिकट है, और बताया जा रहा है कि 2 फेज का जो टिकट का है फाइनलाइजेशन हो जाएगा। कौन कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा? मैं इसके बारे में कोई ऑथराइज पर्सन हूँ नहीं कि मैं आपको इसका कोई जवाब दूँ। जो कमेटी में हैं, जो बैठेंगे, उनसे पूछिए, ये मेरा काम नहीं है।
तो ये थे अर्जुन सिंह जिनका साफ साफ ये कहना है कि भले ही टीएमसी आज प्रधानमंत्री की तस्वीर को लेकर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर चुनाव आयोग में शिकायत कर रही हो, लेकिन दुआरे सरकार और तमाम जो दूसरे चीजें जिस तरीके से साइकिल बांटा जा रहा है उसको लेकर भी बीजेपी चुनाव आयोग जा सकती है आचार संहिता। लेकिन इसी तरह की कुछ और शिकायत हुई थी कि और पेट्रोल पंप से आखिरकार पीएम की तस्वीर हटाने के आदेश भी दिए गए। लेकिन बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भी चुनावी हिंसा थमती दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी 2 तस्वीरें उत्तर 24 परगना और कूच बिहार से आई है। उत्तर 24 परगना में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता पर हमला किया गया है, तो कूच बिहार में टीएमसी विधायक पर हमले का आरोप लगा है। यही वजह है कि बंगाल के चुनाव में हिंसा ही सबसे बड़ा मुद्दा बनती दिखाई दे रही है और इसीलिए राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। एक के बाद एक हिंसा की तस्वीरें। अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अरुण, अब चाहे कूच बिहार से आ रही तस्वीर हो या फिर उत्तर 24 परगना से, हिंसा लगातार होती दिखाई दे रही है। क्या यही बड़ा मुद्दा है? और जहां ये ताजा घटनाएं हुई है वहां से क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है? देखिए प्रशांत, पहली बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल का राजनीतिक चरित्र एक तरह से बन गया है। जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है वो हथियारों के जरिए, पत्थर के जरिए, एक दूसरे पर हमले के जरिए लड़ी जा रही है। इस वक्त चुनाव होने वाला है और सारे दल जो हैं वो चुनावी तैयारियों में व्यस्त हैं और सारे कार्यकर्ता एक दूसरे गली मोहल्ले में जाकर के अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। और ऐसे में विरोधी पक्ष के साथ अगर उनका टकराव हो जाता है या विरोधी पक्ष के साथ आमना सामना हो जाता है तो वहां टकराव की नौबत आ जाती है। और ऐसे में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को इसीलिए तैनात किया गया था और बड़ी भारी संख्या में तैनात किया गया था। और तब ममता सरकार ने और तृणमूल कांग्रेस ने ये लगातार आरोप लगाया केंद्र सरकार पर कि छावनी में तब्दील किया जा रहा है पश्चिम बंगाल को, लेकिन इसका जवाब वो नहीं दे पाई कि उनके पास पुलिस थी और ये पुलिस इस हिंसा को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो रही है। और दूसरी बात, तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर ही लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है, लगातार लेफ्ट के लोग आरोप लगाते रहे और लगातार कांग्रेस के लोग भी आरोप लगाते रहे हैं कि उनको फ्री फेयर इलेक्शन की जो जरूरी शर्त है कि अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने दिया जाए वो नहीं करने दिया जाता है और इसमें पुलिस की मिली भगत भी है। तो इन आरोपों को लेकर कई बार चुनाव आयोग तक जो ये पार्टियां हैं विपक्ष की ममता बनर्जी के, वो गई हैं और उसके बाद ही केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग दोनों ने मिलकर के फैसला किया था कि बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल भेजा जाएगा ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे, ताकि लोग निष्पक्ष होकर के, निर्भय होकर के आके मतदान कर सकें। और आप जिन घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं वहां पर तनाव अभी भी बना हुआ है क्योंकि वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि पुलिस जो है वो जरूरी काम नहीं करती है। और ये आरोप लगातार लगाया जा रहा है टीएमसी पर भी और पुलिस प्रशासन पर भी। लेकिन पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता गोविंद विश्वास पर कुछ लोगों ने हमला किया है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए और इसके बाद उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जहां उनका लगातार इलाज किया जा रहा है। हमले पर का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है और इस घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। पुलिस से आरोपियों को फौरन गिरफ्तार करने की मांग भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की है। उत्तर 24 परगना में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता पर यह हमला हुआ और बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया फिर एक बार टीएमसी पर और पुलिस थाने के सामने भी प्रदर्शन हुआ है। मांग की गई है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। आरोप टीएमसी पर लगा रहे हैं बीजेपी के नेता और तमाम कार्यकर्ता। एक के बाद एक हिंसा की घटनाएं पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है कि पुलिस प्रशासन की पूरी शय पर इस तरह की हिंसक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, चाहे ये उत्तर 24 परगना में एक बार फिर से हिंसा की घटना हुई है, बीजेपी के कार्यकर्ता तो थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। क्या इनकी मांग है और पुलिस क्या कार्रवाई अब तक करती दिखाई दे रही है? जी हाँ, फिलहाल जो बीजेपी है, चाहे लेफ्ट कांग्रेस हो, जितनी भी विपक्षी पार्टियां पश्चिम बंगाल के, वो सब भी टीएमसी पर ही हिंसा की आरोप लगाते रहे हैं और उत्तर 24 परगना जिले में ही इस वक्त मौजूद है। सर ये बताइए, जो बीजेपी युवा मोर्चा के जो नेता हैं गोविंद विश्वास, उन पर हमला हुआ है, बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार थाने के बाहर बैठे हुए हैं, कूच बिहार में हमला हुआ है, वहाँ टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, ये हिंसा की राजनीति कब तक होगी? देखिए, हिंसा की राजनीति तो बंगाल का प्रायश्चित शब्द है और इलेक्शन कमीशन को चाहिए इस पर बहुत कड़ा नज़र रखने के लिए, क्योंकि अभी ममता बनर्जी केयर टेकर सरकार है, ये तृणमूल के लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और इलेक्शन कमीशन यदि पुलिस प्रशासन को सही मानों में कानून के भाषा समझा सके तो मुझे लगता है कि हिंसा बंद हो जाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं
बंगाल के पुलिस अधिकारियों को इलेक्शन कमीशन के पावर, ताकत को समझा नहीं पा रही है, इसीलिए यहाँ हिंसा हो रहा है। भांगड़ में बम की बरामदगी की गई, इलीगल वेपन की बरामदगी हुई, वीरभूम से बम की बरामदगी हुई, एक बाल्टी में रखा हुआ था बम। तो इस तरीके की तस्वीरें पूरे पश्चिम बंगाल से आ रही है। आपको याद होगा मनोज वर्मा ने जब नैहट्टी में बम ब्लास्ट हुआ था, जो आईपीएस था, यहाँ पुलिस कमिश्नर था, तो उसने क्या कहा था कि नैहट्टी में बम बनाने का, नैहट्टी नहीं पूरे बंगाल में बम बनाना एक कुटीर उद्योग है, और एनआईए ने उसके खिलाफ जांच का आदेश दिया, सिफारिश किया। तो जहां माइंड सेटअप है पुलिस अधिकारियों का कि बंगाल में बम चलेगा ही, बंगाल में गोली चलेगी ही, बंगाल में हत्या होगी, और इलेक्शन कमीशन पर एक भरोसा है बंगाल के लोगों का कि इलेक्शन कमीशन शायद इससे हमें निजात दिला दे। इलेक्शन कमीशन एक प्रोसेस भी शुरू हुआ कि 8 फेज में इलेक्शन हो, लेकिन अगर कानून की भाषा इलेक्शन कमीशन अपने अधिकारियों को जो उनके अंडर में है नहीं समझा पाएंगे तो ये रक्त रंजित चुनाव होगा। जी, जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनकी तैनाती हो रही है पश्चिम बंगाल में। देखिए, सेंट्रल फोर्सेस को माने क्या बोलते हैं, कठपुतली बना दिया जाता है, उनको गाइड करते हैं लोकल पुलिस वाले। यहाँ से जब तक उनको निजात नहीं दिया जाएगा तब तक ये हिंसा नहीं बंद होगी। इलेक्शन कमीशन को चाहिए डेट ऑफ चुनाव जी, जो यानी सीधे इलेक्शन कमीशन को और सख्ती बरतने की जरूरत बता रही है बीजेपी इस वक्त। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बीजेपी के नेता ही टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं, टीएमसी की तरफ से भी बीजेपी पर आरोप लग रहा है इस तरह की हिंसक वारदातों के लिए। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार में टीएमसी के विधायक हितेन बर्मन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है और इस दौरान उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। हालांकि टीएमसी विधायक इस हमले में बाल बाल बच गए। तो वहीं इस घटना के बाद गुस्साए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया, विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर विधायक हमले का आरोप लगाया है और पुलिस से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, अब ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही टीएमसी पर आरोप लगा रही है, टीएमसी के कार्यकर्ता भी बैठ गए थाने के बाहर। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया उनके नेता पर। तो आखिर पुलिस क्या कहती है इस पूरे मामले में, वो सबसे ज्यादा अहम है और किस तरह की कार्रवाई कर रही है? देखिए, पुलिस से अगर आप प्रतिक्रिया पूछेंगे तो हर बार हर हिंसा के जवाब में वो एक ही बात कहेगी कि कानून अपना काम कर रहा है। अब कानून काम किस तरीके से करता है, इस पर सवाल खड़े होते हैं। तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, सरकार उनकी है। हालांकि अब तृणमूल कांग्रेस ये कह रही है कि पूरा जो प्रशासन तंत्र है, प्रशासनिक अमला है, वो तो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर काम कर रहा है, इसलिए उनकी कोई पकड़ अब रह नहीं गई है और सैनिक बल भी आ गए हैं और पुलिस प्रशासन भी चुनाव आयोग के निर्देश पर काम कर रहा है। और इसीलिए जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो विधायक पर हुए हमले के खिलाफ थाने का घेराव कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ज़्यादातर और अमूमन ये देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी पहले से ये आरोप लगाने शुरू किए। अगर आपको याद हो, चुनावी सभाओं में गृह मंत्री ने और बीजेपी के अध्यक्ष ने लगभग 200 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मारे जाने की बात कही है, उनके मर्डर की बात कही और सारा आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है। तो इस तरह से इस समय पुलिस की जो भूमिका है वो तृणमूल कांग्रेस भी उस पर सवाल खड़े कर रही है, बीजेपी भी सवाल खड़े कर रही है, लेफ्ट भी सवाल खड़े कर रही है और जाहिर सी बात है कांग्रेस भी लगातार सवाल खड़े कर रही है। तो हमले लगातार हो रहे हैं, हर तरफ से आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी हो रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के बीच में सीटों पर बात नहीं बन पाई है और बताया जा रहा है कि आईएसएफ उत्तर बंगाल में 6 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। हालांकि कांग्रेस ने उनकी मांग को अब तक हरी झंडी नहीं दिखाई है। खबर यह भी है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के तीनों पार्टियों के बीच में आज फिर एक बार बैठक होने वाली है और कोशिश की जा रही है कि तीनों का गठबंधन हो जाए और संतोषजनक सीटों का बंटवारा हो जाए। लेकिन यह गुत्थी अभी भी नहीं सुलझ पाई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करने के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक आज शाम को होने वाली है। बीजेपी मुख्यालय में शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सीईसी के तमाम सदस्य हिस्सा लेंगे। यह बैठक 2 दिनों तक चलेगी। शुक्रवार को भी दोपहर 1 बजे दोबारा फिर से पीएम समेत सीईसी के सभी सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। सूत्रों का कहना है कि बैठक में पश्चिम बंगाल और असम के पहले और 2 चरणों के चुनाव के लिए और बाकी के राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी और कई नामों पर अंतिम मुहर भी लगा दी जाएगी।
बैठक के लिए बंगाल बीजेपी के नेता भी कोलकाता से दिल्ली पहुंच चुके हैं। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विक्रांत, इससे पहले जो खबर आई कि बाकायदा प्रदेश इकाई की भी बैठक हो चुकी है, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है, और अब जबकि केंद्रीय समिति इस बैठक में तमाम लोग शामिल होंगे, खुद प्रधानमंत्री भी एक सदस्य के तौर पर उसमें शामिल होंगे, क्या यह माना जाए कि अब और ज्यादा बीजेपी डिले नहीं करेगी और बहुत जल्द नामों का ऐलान भी किया जाएगा? बिल्कुल प्रशांत, ऐसा लग रहा है क्योंकि आज और कल 2 दिन तक बैठक है। आज शाम को 6 बजे बैठक होगी, उसके बाद कल दोपहर में होगी। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उसके बाद नामों का ऐलान हो सकता है, यानी 5 या 6 तारीख तक नामों का ऐलान हो सकता है, पहली सूची आ सकती है। क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि पहले 2 चरणों के उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएँ ताकि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के अपना चुनाव प्रचार शुरू करें। बंगाल में क्योंकि चुनाव का कार्यक्रम काफ़ी लंबा है, 8 फेजेज में चुनाव होना है, तो पार्टी के पास इतनी जल्दबाजी नहीं है कि बाकी फेजेज के उम्मीदवारों के नाम अभी से जारी करें। लेकिन पहले 2 चरण के उम्मीदवारों को थोड़ा समय ज़्यादा मिले, वो अपने क्षेत्रों में जाकर के प्रचार करें। इसके लिए 2 चरणों के नाम की घोषणा कर सकती है इन 2 दिनों की चुनाव समिति की बैठक के बाद। और दूसरी जो पार्टी के लिए एक बड़ी कोशिश है, पार्टी को ये लग रहा है कि एक मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ता है अगर आप दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम घोषित करने से पहले करें। तो अगर टीएमसी के नाम उससे पहले नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पर एक थोड़ा सा तो बहुत जल्द अब इन नामों का ऐलान भी बीजेपी कर सकती है इस बैठक में, इन नामों को फाइनल करने के बाद। लेकिन दिल्ली दंगों से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपियों को मारने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट के मुताबिक जेल में बंद आरोपियों को दूसरे आरोपियों ने मारने की साजिश रची है। जानकारी के मुताबिक असलम और शाहिद नाम के 2 लोगों ने मरकरी यानी कि पारा देकर जेल में बंद आरोपियों को मारने की यह साजिश रची थी, लेकिन साजिश की भनक लगते ही स्पेशल सेल ने इसे नाकाम कर दिया है। तिहाड़ जेल से मरकरी यानी कि पारा भी बरामद कर लिया गया है, जिसे जेल के बाहर से असलम ने जेल में बंद शाहिद तक पहुंचाया था, और एक बड़ी साजिश रची गई थी जो जेल में बंद आरोपी हैं इनके खात्मे की साजिश। लेकिन भनक लगते ही इस पूरी साजिश को बेनकाब किया गया है, और अब आगे की कार्रवाई का इंतजार किस तरह से। ये एक बड़ी साजिश रची गई थी कि मरकरी यानी कि पारा देकर के दिल्ली दंगों के आरोपियों को मार दिया जाए, और इस साजिश की भनक लगते ही वो पारा बरामद कर लिया गया है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि जेल में मरकरी यानी कि पारा जो जब्त किया गया उसे असलम ने जेल के भीतर शाहिद तक पहुंचाया था। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, ये एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, क्या और बताया गया है एजेंसीज की तरफ से? हाँ जी, देखिए प्रशांत, स्पेशल सेल की जो लोधी कॉलोनी यूनिट है उसने ये एक हत्या की जो साजिश रची जा रही थी तिहाड़ जेल के अंदर, उसे नाकाम किया है। बता दें कि साल 2020 में जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो हिंसा हुई थी जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हुई, उस दौरान मौजपुर पुलिया और शिव विहार पुलिया पर एक धर्म विशेष के लोगों ने दूसरे धर्म विशेष के लोगों की वहां पर हत्या की थी, और उन्हीं के आरोपी जो हैं वो तिहाड़ जेल में बंद थे। स्पेशल सेल को टेक्निकल सर्विलांस के जरिए ये भनक लगी कि उन्हीं 2 आरोपियों को मारने के लिए दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने जो पारा है वो जेल के अंदर पहुंचाया है, और वो एक हत्या की साजिश वहां पर रच रहे हैं। उसके पहले ही स्पेशल सेल ने जो 2 लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया है, और जो मरकरी पारा है उसे भी जब्त कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि तिहाड़ जेल जो देश का सबसे अति सुरक्षित जेल मानी जाती है, उसके अंदर अगर हत्या की साजिश रखी जा रही है तो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। बहुत संवेदनशील मसला है, हालांकि इस साजिश का पर्दाफाश कर लिया गया है। टीवी पर पहली बार शुरू हुआ है एक अनोखा शो यंग जीनियस। 6 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 10 साल का कृष्ण कन्हैया, जो जब बांसुरी की तान छेड़ता है तो पूरी दुनिया सब कुछ भूल जाती है।